शकील बदायूनी ने कहा था, तुम फिर उसी अदा से अंगड़ाई लेके हंस दो, लौट कर आ जाएगा गुजरा हुआ ज़माना। लोकसभा चुनाव जारी हैं और हम हैं तीसरे फेज़ की तैयारी में। आज हम बदायूं में हैं और इन्हीं लाइनों की तर्ज पर समाजवादी पार्टी का एक युवा नेता बदायूं की जनता के बीच में जा रहा है और आग्रह कर रहा है कि इस क्षेत्र से दोबारा समाजवादियों की लहर वापस आए। हम बात कर रहे हैं आदित्य यादव की। वरिष्ठ सपा नेता शिवपाल सिंह यादव के बेटे हैं, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन के अध्यक्ष हैं और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के बोर्ड मेंबर भी हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया द प्रिंट के साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच आप लोगों का चैनल पर मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। पहला चुनाव है, हमेशा स्पेशल होता है, लेकिन कुछ नर्वसनेस भी है। वैसे तो आपके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत 2010 में हुई जब आपने ज़िला पंचायत का चुनाव लड़ा था, लेकिन पहला लोकसभा चुनाव एक बड़ी चीज़ होती है। क्या दिमाग में है, क्या तैयारी है? देखिए, जैसा आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। 2010 में पहला ज़िला पंचायत का चुनाव लड़े और लड़के हार भी लिए थे, तो एक झिझक थी या जो डर था कह सकते हैं, वो निकल चुका है। यकीनन ये जो 2024 का चुनाव है, बड़ा चुनाव है, लोकसभा की बड़ी जिम्मेदारी। और उससे बड़ी बात यह है कि बदायूं वो क्षेत्र है जहाँ पे नेताजी चुनाव लड़े हैं, उसके बाद भाई धर्मेंद्र यादव लड़े, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी यहाँ से चुनाव लड़े हैं। और जिस तरीके का लोगों को यहाँ पे समर्थन नेताजी और उन लोगों ने रह के किया है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन जितना प्यार और जितना सम्मान यहाँ पे मिल रहा है, जितनी इज़्ज़त यहाँ पे मिल रही है, मुझे काफ़ी खुशी और एक भरोसा भी है कि सभी समाज के लोग कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को इस बार बदायूं में निश्चित बड़े अंतर से जिताने वाले हैं। लेकिन बदायूं इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बदायूं वो सीट है जिसने समाजवादी पार्टी पर लगातार भरोसा जताया। 1998 से लेकर 2014 तक लगातार पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर पार्लियामेंट के अंदर भेजा। 2019 में कुछ बदलाव हुआ, लेकिन क्या अब तैयारी है कि अपना खोया हुआ गढ़ दोबारा से भाजपा से छीना जाए? देखिए, जहाँ तक खोए हुए गढ़ की बात है, तो मैंने हमेशा अपने इंटरव्यू में भी और लोगों से भी कहा है कि हमने इसको कभी गढ़ नहीं, अपना घर माना है। जिन लोगों को कहीं ना कहीं अपनी सीट को लेके गुरूर होता है, घमंड होता है, वो गढ़ मानते हैं। हमने इसको अपना घर शुरू से माना है। दूसरी बात जो आपने कही वो बात ठीक है। 19 में एक डेंट लगा, उससे पहले समाजवादियों का इतिहास रहा है इस सीट से, लेकिन 19 में कई सारे पॉइंट्स थे, कई सारे एंगल्स थे जिनकी वजह से समाजवादी पार्टी को यहाँ से डिफीट मिली। लेकिन इस बार उन सब चीज़ों को मीट आउट करके, उन सारी दिक्कतों को, जैसा मैंने कहा, उनमें से एक इशू था पार्टी के कई वो नेता, दिग्गज नेता, लोकल चेहरे, वो थोड़ा पार्टी से इतर हो गए थे। लेकिन इस बार आप सुबह से आप भी कवर कर रहे हैं, आपने भी देखा होगा, आबिद रज़ा साहब, सलीम शेरवानी साहब, हाजी बिट्टन जी, ये सब वो चेहरे हैं जो अपना एक वजूद रखते हैं और ये लोग ख़ास करके बदायूं की राजनीति से थोड़ा दूर थे। अब वो लोग सब एक साथ आ रहे हैं, एक मंच पे आ रहे हैं, तो उसका एक फ़र्क, एक असर ज़रूर पड़ेगा। और मुझे भरोसा है कि इन सब का एक मंच पे आने से एक जनाधार में भी बहुत बड़ा अंतर आएगा हमें। सलीम शेरवानी साहब की आपने जिक्र किया, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कई बार यहाँ से सांसद रहे, कुछ नाराज़ हो गए थे, जनरल सेक्रेटरी के पद से रिज़ाइन भी किया, लेकिन अब आपके साथ चुनाव प्रचार में दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या किलेबंदी करने की पूरी तैयारी है भाजपा के लिए बदायूं में, जैसा कि अन्य जगह भी आपने किया, कन्नौज में भी आप कर रहे हैं, अन्य जगह आजमगढ़ में भी आपने किया? नहीं, देखिए, बिल्कुल शेरवानी साहब का एक बहुत बड़ा उनका राजनीतिक जीवन रहा है और बदायूं से बहुत बड़ा, भले ही उनकी पैदाइश इलाहाबाद की रही, लेकिन आप देखिए उनका जो लगाव है या जो उनका पूरा करियर है वो बदायूं में रहा है, तो यहाँ से उनका एक लगाव है, अंडरस्टूड है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा प्रयास ये है कि सब लोगों को, सभी लोगों को एक साथ लेके चलना है। और जैसा मैंने कहा कि पब्लिक अब कंपेयर कर रही है सीधे सीधे जो 5 साल बीते हैं और जो उसके पहले 10 साल समाजवादियों के थे, तो जितना काम उन्होंने उस समय पे देखा है और जितना काम यहाँ पे हुआ नहीं है 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो एक बहुत बड़ा अंतर है। तो उस अंतर को हम लोग, कमी को पूरा करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छे अंतर से हम लोग जीतने वाले हैं। सर, यहाँ से पहले धर्मेंद्र जी चुनाव लड़ने वाले थे, पहले सांसद भी रह चुके हैं, उसके बाद आपके पिताजी आए, अब आप ताल ठोक रहे हैं। क्या
पिताजी की लेगेसी को, उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का एक प्रेशर भी है कहीं ना कहीं कि पिताजी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, सपा के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ के पिलर माने जाते, स्तंभ माने जाते हैं। क्या उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का भी एक दिमाग में प्रेशर है कहीं ना कहीं? देखिए, विरासत से ज़्यादा बड़ी चीज़ मैं कहूँगा कि जो जिम्मेदारी उनकी विरासत की है या जो उनके कद की है, उतना मैं अभी अपने आप को नहीं समझता। मैंने अभी शुरू किया और उन तक पहुंचने में काफ़ी वक्त लगेगा। उन्होंने विपक्ष भी देखा है, पक्ष भी देखा है, और सरकारें बनाई भी हैं, सरकारें बिगाड़ी भी हैं। तो वो राजनीतिक कद तक पहुंचने में समय लगेगा। लेकिन हाँ, ये मैं कह सकता हूँ, एक अच्छी सीख मिल रही है। एक गुरु के तौर पे मैं मुझे बहुत अच्छे आइडल मिल गए हैं, उनसे मैं सीख रहा हूँ। और जो सीख मिल रही है कहीं ना कहीं जनता के बीच जब लेके जा रहा हूँ, तो जनता भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है और स्वीकार कर रही है हमको। तो मुझे लगता है कि मैं सही रास्ते पे हूँ। अभी मैं उस ओहदे पे नहीं पहुँच सकता हूँ, लेकिन आने वाले समय में मेहनत करूँगा तो क्यों नहीं, ज़रूर उस पद तक पहुँचना चाहूँगा और पहुँचना चाहूँगा भी। कौन नहीं चाहेगा कि जिस ओहदे पे आज वो हैं या जिस कद पे लोगों के नज़रिए में है, पार्टी का पद और उनसे ज़्यादा बढ़ के है जो लोगों के नज़रों में उनका जो कद है, तो हाँ, परसेप्शन है जो उनका, तो वो परसेप्शन बनाने के लिए मेहनत करनी होगी। उस मेहनत को कम करेंगे, समय लेगा वो मेहनत। आपने कहा जनता के बीच में जा रहे हैं और आप बहुत धुआंधार प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन कौन से वो मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता के बीच आप बातचीत कर रहे हैं और कौन से वो मुद्दे हैं जो जनता चाह रही है कि उठाए जाएं? जनता, देखिए, जनता के बीच मुद्दे जो पहले मैं बता दूं हम लोग लेके जा रहे हैं, वापस वही मुद्दे जो बेरोज़गारी है, बढ़ती महंगाई है, किसानों के साथ जो अनदेखी, खास करके बदायूं में जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ पे गन्ना किसान और मेंथा खेती के दो किसान ज़्यादा होते हैं, मेंथा की खेती करते हैं। गन्ना किसान का भुगतान 8-8 महीने 10-10 महीने बाद होता है। आप इमेजिन करिए कि 10 महीने तक एक किसान अपनी फसल जो दे देता है, 10 महीने खर्च कैसे चला रहा है, कर्जे लेके चला रहा है, तो कर्ज में डूबता जा रहा है। तो मैं प्रयास रहेगा इन गन्ना किसानों की हम मदद कर सके, जैसा मैंने कहा। दूसरी बात, बदायूं की अगर हम लोग सिर्फ बात करें तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि बदायूं के अंदर कई हमारे ऐसे साथी हैं जो दिल्ली या बड़े शहरों में काम करते हैं। आज उनके पास कहीं पे भी बदायूं से दिल्ली जाना या दिल्ली से बदायूं आना हो तो उनको बस लेनी पड़ती है, प्राइवेट की बसेस लेनी पड़ती हैं। करीब 150 से 200 प्राइवेट बसेस चल रही हैं यहाँ पे, जिनका खर्चा 400 से 500-600 रुपये होता है। अगर यही एक बदायूं रेलवे स्टेशन से ट्रेन चलेगी तो मुझे लगता है खर्चा भी कम होगा और ज़्यादा तादाद में लोग आ जा सकते हैं और सहूलियत भी होगी, उनके लिए आसान होगा। तो मेरा प्रयास रहेगा कि चुनाव में अगर मुझे मजबूती मिलती है तो एक ट्रेन ऐसी चलाई जाए। मेरा प्रयास ये रहेगा बदायूं से एक ट्रेन चलाई जाए। मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बनाया गया था, वो मेडिकल कॉलेज की आज स्थिति बहुत ख़राब है। मशीन्स हैं नहीं, डॉक्टर्स या स्टाफ है नहीं, अंडर स्टाफ चल रहा है पूरा हॉस्पिटल। तो उसमें भी मैं प्रयास करूँगा दैट टाइम पे हम लोग उस हॉस्पिटल को रिवाइव कर सकते हैं, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ मैसिव, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन यूटिलाइजेशन उतना है ही नहीं उसका। तो वो यूटिलाइजेशन हो सके उसके लिए हम काम करेंगे। और साथ में महत्वपूर्ण चीज़ ये भी रही है कि रोज़गार के लिए मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बदायूं के अंदर एक समाज है जो लेदर पर्सेस और वॉलेट, महिलाओं के पर्सेस एंड वॉलेट बनाने का काम करते हैं, बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। उनका यहाँ पे बिज़नेस सेटल कराना है ताकि वो लोग बाहर जाके काम ना करें, यहीं बदायूं के अंदर रह के काम करें। कारपेट का बिज़नेस है, बुनकर समाज है, इन सब लोगों का बिज़नेस को रिवाइव किस तरीके से कर सके उस पर प्रयास किया जाएगा। प्रयास मेरा यही है कि जो लोग बदायूं को छोड़ के जा रहे हैं काम की वजह से, वो किसी तरीके से बदायूं में रह सकें, यहीं पे उनका सारा सिस्टम हो सके, तो वही प्रयास मेरा रहेगा यहाँ पे करने का। लेकिन एक अजीब सा एक नैरेटिव चल रहा है, जबकि जनता जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि महंगाई और एक तरीके से बेरोज़गारी के मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं ऑपोजिशन के द्वारा, वहीं दूसरी ओर मंगलसूत्र का भी एक इशू उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया कि सोना आपका छीन करके अल्पसंख्यकों को दे दिया जाएगा। आज उनका एक फ्रेश बयान आया है कि ओबीसीज और एससीज का जो रिजर्वेशन है, जब तक वो जीवित हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं जाएगा। ऐसे जब बयानात आते हैं तो उन पे आप विपक्ष के उम्मीदवार हैं, क्या एक रिस्पॉन्स होता है विपक्ष का? देखिए, दुख होता है सबसे पहले तो, लीडर की तरह नहीं या एक प्रत्याशी की तरह नहीं, बल्कि एक यंग सिटीज़न की तरह, कि मेरे देश का प्रधानमंत्री, जिसको मैंने वोट दिया हो ना दिया हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन दी एंड वो मेरे प्रधानमंत्री हैं। जब वो ऐसी बातें, और ख़ास करके बातें जिनका कोई तथ्य नहीं है,
जिनका कोई आधार नहीं है, जो कहीं भी आप सिद्ध नहीं कर सकते हो कि ऐसा लिखा हुआ है किसी के मैनिफेस्टो में, लेकिन आप उसको लगातार बोलते चले जा रहे हो, तो ये झूठ ही फैलाना हुआ। तो बड़ा दुख होता है देख के कि अगर इस देश का एक ताकतवर प्रधानमंत्री को अपने काम की जगह झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है चुनाव में, तो बड़ा दुख होता है देख के। लोकतंत्र के अंदर मैं समझता हूँ सबसे कमज़ोर स्थिति में वो नेता होता है जो मंच पे खड़े होकर अपने जनता से झूठ बोले। तो दुख होता है इस चीज़ को लेकर। और जहाँ तक आपने कहा इन चीज़ों के ऊपर राजनीति, तो मुझे फिर मैं वही बात कहूँगा कि कोई भी मुझे वो तथ्य दिखा दे कि किस पार्टी के किस मैनिफेस्टो में मंगलसूत्र को लेकर, रिजर्वेशंस को लेकर ये सारी बातें कही हैं, या सोने को लेकर ये सारी बातें कही हों। ये भ्रम फैलाने की बात है। लेकिन इस बार जनता भ्रम के इन जो ढकोसले हैं उनमें नहीं फंसेगी। वो निश्चित ही इन लोगों के मंसूबे, इन लोगों की जो नीतियां हैं उनको समझ चुकी है। और आने वाले मुझे पूरा भरोसा है 24 का जो 4 तारीख को रिज़ल्ट आएगा उसमें बड़े अंतर से इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश और देश के अंदर जीतने वाला है। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी की जब एक रैली हुई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी पे भी निशाना साधा। उनका ये कहना था कि बार बार प्रत्याशी, हर घंटे प्रत्याशी बदल रहा है। बदायूं में भी हमने देखा कि जैसे पहले धर्मेंद्र जी, फिर शिवपाल जी, अब आप ताल ठोक रहे हैं। क्या वजह रही इन बदलावों की? देखिए, कई चीज़ें पार्टी की स्ट्रैटेजी भी होती है। मैं समझता हूँ उसको वहीं तक छोड़ना चाहिए। ये पार्टी की एक स्ट्रैटेजी थी और ये स्टार्टिंग से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आदरणीय शिवपाल यादव जी की स्ट्रैटेजी थी। हमने ओपन नहीं की, लेकिन ये स्ट्रैटेजिकली सब चीज़ें मूव की हैं। जनता के बीच में गए हैं, जनता ने देखा है, जनता ने पसंद किया, तभी हम यहाँ तक आए और जनता की आवाज़ पे यहाँ तक आए हैं। तो हम लोगों की एक स्ट्रैटेजी थी। दूसरा, अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं तो मैं तो ये कह सकता हूँ ये लोकतंत्र है, इसमें हर घंटे के हर मिनट अगर पार्टी बदलना चाहेगी तो प्रत्याशी बदल सकती है। लेकिन सर, कहीं ना कहीं इससे वोटर के दिमाग में एक असमंजस की स्थिति नहीं पैदा होती? देखिए, वोटर के दिमाग में असमंजस की स्थिति तब पैदा होगी जब आप ये श्योर नहीं कर पाओगे कि आपको वहाँ से चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ रही थी, हम होते या आदरणीय शिवपाल यादव होते या धर्मेंद्र यादव होते, कोई भी होता, चुनाव हमें यहाँ से लड़ना था। हम लोग ग्राउंड जीरो पे आ चुके थे, मेहनत करना शुरू कर दिया था। तो अब आदित्य लड़े जैसा मैंने कहा या शिवपाल सिंह यादव लड़े, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बदायूं के अंदर खास करके बदायूं के लोगों को समाजवादी पार्टी से लगाव था, लगाव है और हमेशा रहेगा। इन लोगों से रिश्ता एक बहुत मजबूती का हम लोगों का नेताजी के समय से बना हुआ है और आज बना हुआ है। आई एम द सेकंड जनरेशन, मैं दूसरी पीढ़ी हूँ, तो हम लोगों के साथ एक बहुत पुराना रिश्ता है। तो हमें इन चीज़ों से नहीं था, हमें पता था कि किस स्ट्रैटेजी पे चलना है यहाँ पे। सर, जब आपके पिताजी और आप चुनावी मैदान में आए तो धुआंधार प्रचार, शिवपाल जी की जो स्ट्रैटेजी रहती है जगह जगह जाना, नुक्कड़ सभाएं करना, हर समुदाय के पास जाना, वो शुरू हुआ। तो उसके बाद आपके जो प्रतिद्वंदी हैं दुर्विजय शाक्य, उनका एक स्टेटमेंट आया कि शुरुआत में उनको डर लग रहा था लेकिन अब उन्हें बहुत सहयोग मिल रहा है। उसके बाद तमाम बड़े बड़े नेता भाजपा के यहाँ उतरे। सीएम योगी की भी एक रैली यहाँ पे हुई। सीएम ने एक ये बयान दिया कि विपक्ष जो है दंगों की तरफ धकेलने का प्रयास कर रहा है देश को फिर से। क्या रिस्पॉन्स होगा इस स्टेटमेंट के ऊपर? देखिए, चाहे मुख्यमंत्री हों या प्रधानमंत्री जी हों, एक नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार आ जाएं, जनता पे इस बार फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो भी अपने वो मुद्दे यहाँ पे उठाना चाहते हैं उठा के देख लें। यहाँ के लोगों के लिए आज के समय पे मुद्दा है आवारा पशु, यहाँ के लोगों के लिए मुद्दा है बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, यहाँ के लोगों के लिए मुद्दा है बढ़ती हुई बेरोज़गारी। इन चीज़ों के लिए अगर उनके पास कोई जवाब होगा तब जनता उनकी सुनने को तैयार है। अंततः आज जनता बिल्कुल भी इस समय भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों बातों में नहीं आने वाली है। और हम लोग तो जा रहे हैं, जब जनता के बीच जाते हैं तो जब हम इन मुद्दों की बात करते हैं, आवारा पशु की बात करते हैं, तो उधर से आवाज़ आती है कि ये बड़ी समस्या है। तो मैं समझता हूँ जनता के मुद्दों को हम लोग लेके जा रहे हैं और जनता इसका जवाब देगी। और ये मैंने जैसा कहा कि ये खूब चुनाव को मोड़ने की कोशिश कर लें, चाहे प्रत्याशी हों चाहे बड़े नेता हों, खूब चुनाव को मोड़ने की कोशिश कर लें। लेकिन चुनाव अपनी एक स्ट्रेट लाइन पे चल चुका है। पहले दूसरे चरण में आपने देखा वोटिंग जो पैटर्न था, उस पैटर्न को देखते देखते प्रधानमंत्री जी हों या मुख्यमंत्री, उनकी भाषा शैली और भाषण के जो उनके टॉपिक्स थे वो सब चेंज होने लगे फिर से। तो ये दिखता है। हम देख रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास करके कई सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में वोटिंग प्रतिशत गिरा है। क्या कोई ऐसी भावना देख रहे हैं लोगों के बीच में कि वोटिंग के प्रति इंटरेस्ट में भी कमी आई है?
देखिए, वोटिंग के प्रति इंटरेस्ट में कमी के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ एक भय का माहौल हो गया है देश के अंदर। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके के ट्विटर हो, फेसबुक हो, आपका भी चैनल जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे रहता है, तो वहाँ पे जो विजिबिलिटी है, वहाँ पे उस विजिबिलिटी को कम करके एक भय का माहौल बनाने का प्रयास किया गया है कहीं ना कहीं उसकी वजह से। और ख़ास करके जो ये परसेंटेज गिर रहा है वो इसलिए गिर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर्स रहे हैं उनके अंदर अब उत्साह नहीं है, तो ये परसेंटेज उसका डाउन जा रहा है। बाकी एंटी इनकम्बेंसी और साथ में विपक्ष के सभी नेता सहयोग कर रहे हैं। जी सर, शिवपाल जी लगातार आपके लिए प्रचार कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, क्या अखिलेश जी का भी उम्मीद है आपके लिए प्रचार में उतरना? जी बिल्कुल, मेरी बात हुई कल बदायूं, एक विधानसभा है बदायूं और बिलसी, इन दोनों विधानसभाओं की मीटिंग बदायूं में लगी हुई है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। कल वो मीटिंग करेंगे, फिर 4 तारीख को हमारी जहां हम आप बैठे सहसवान, यहाँ की एक बैठक लगी है, उसके तुरंत बाद हम लोगों की गुन्नौर की एक बैठक लगी हुई है। बड़ी सभाएं हैं और इन सभी सभाओं में नेताजी आते रहे हैं। अब आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, हम लोगों के कर्ता धर्ता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो वो भी आएंगे और निश्चित ही यहाँ पे वोट की अपील होगी और बड़ा अंतर से वोट मिलेगा। तो ये माना जाए कि इस बार 2016 को पीछे छोड़कर एक यूनाइटेड फ्रंट लाने का प्रयास है प्रथम परिवार के द्वारा समाजवादी पार्टी के? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, प्रयास हमारा लार्जर पिक्चर पे था। हमारे अंतरकलह की वजह से परिवार से ज़्यादा हमारे जो सपोर्टर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका नुकसान हो रहा था, उनकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी, उनका उत्पीड़न हो रहा था। तो उसको रोकने के लिए सब लोग एक हुए हैं और आज जिस ताकत से सब लोग एक हुए हैं, बदायूं के अंदर आप देख लीजिए, सभी नेता भी अपने मतभेद छोड़ के सब लोग एक मंच पे आ रहे हैं। तो ये एक संदेश तो ग्राउंड लेवल पे भेजता ही है, हमारे वर्कर्स के अंदर भेजता है, वोटर्स के अंदर भेजता है। तो मैं समझता हूँ एक उत्साह के साथ 7 तारीख को बदायूं के अंदर वोटिंग होगी और बड़े अंतर से बदायूं में वोटिंग होने जा रही है। जी सर, अमित शाह जी का 2 दिन पहले एक बयान आया, उन्होंने टारगेट किया समाजवादी पार्टी को और उन्होंने कहा कि एक समुदाय के कुछ ही चेहरे क्या आपको मिले, क्या कोई और चेहरा नहीं मिला। इस स्टेटमेंट पे मतलब क्या, जैसे वो परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, परिवारवाद की बात वो कहते हैं, मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ, किसी भी स्टेट पे आप उंगली रख दीजिए, उस स्टेट के बीजेपी के कैंडिडेट देख लीजिए या उनके नेता देख लीजिए, आपको कोई ना कोई वहाँ किसी ना किसी फादर के बेटे, किसी चाचा के भतीजे, किसी ताऊ के लड़के आपको वहाँ लड़ते मिल जाएंगे भारतीय जनता पार्टी से। तो वो अपने परिवारवाद की परिभाषा हमें कब बताएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं आज चुनाव लड़के, जनता के बीच चुनाव लड़के मैं अपने आप को साबित कर रहा हूँ। ना ही मैं एमएलसी बन रहा हूँ कि मुझे पार्टी नामित कर दे और मैं एमएलसी बन जाऊँ, ना ही मैं राज्यसभा जा रहा हूँ कि मेरे को नामित कर दे, और ना ही देखिए मैं तो क्रिकेट भी नहीं जानता, तो मैं बीसीसीआई का चेयरमैन भी नहीं बन सकता। तो इसीलिए परिवारवाद उनके लिए ठीक है जो नामित होके जाते हैं, जो जनता के बीच में। ये जनता अगर चाहेगी तो मुझे वोट देगी अगर मैं पसंद हूँ, मुझे नहीं पसंद करेगी तो मुझे हरा देगी और मैं अपना फिर से मेहनत करूँगा। अगर मुझे लगता है नहीं होगा तो मैं प्रोफेशनल। और दूसरी बात है, कौन पिता नहीं मैडम चाहता कि उनका बच्चा या उनकी बेटा या बेटी कामयाब ना बने? हर माँ बाप चाहता है, हर माँ बाप चाहता है दैट उनके बच्चे भी कामयाब बने, आगे निकलें, आगे बढ़ें, और ये चाहना कोई गलत नहीं। लेकिन ये अगर बिजनेस में होता तो मैं समझ सकता हूँ कि आप प्लेस कर सकते हो अपने बेटे को अपनी सीट पे, बीइंग द बॉस आप वहाँ पे ले जा सकते हो। राजनीति में आपको अपने आप को साबित करना पड़ता है, आपको अपने आप को स्थापित करना पड़ता है, और ख़ास करके जब आप लोकतंत्र के अंदर ऐसे चुनाव में जाते हैं जहाँ आप चुन के भेजे जाते हैं, उसमें सारा रोल जनता का होता है और किसी का नहीं होता है। एक आखिरी सवाल आपसे आदित्य, 5 साल बाद भारतीय राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या जगह देखते हैं अपने लिए? 5 साल बाद अपनी जगह जहां हम बैठे हैं यहीं पाता हूं। अच्छा। इसी बदायूं में, इन्हीं लोगों के बीच में, क्षेत्र के बीच में एक और बार फिर से इसी रणभूमि में अपने आप को लड़ता हुआ पाऊंगा, अपने आप को साबित करता हुआ पाऊंगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि इन 5 साल का जो समय मुझे मिल रहा है, इसके अंदर समाजवादी पार्टी हो या जो हमारे पुराने लीडरशिप रही हो, जो बदायूं के अंदर लीडरशिप थी, उसने इतना विकास किया है कि इस जनता को पता है कि समाजवादी पार्टी अगर उनकी लीडरशिप में आती है, उनका नेतृत्व करती है, तो निश्चित बदायूं के अंदर विकास आएगा। तो मैं प्रयास यही करूंगा कि विकास हो, नौजवानों के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर हो सके। प्रयास मेरा रहेगा जो मेरे साथी लोग यहाँ से छोड़कर
पलायन कर दिल्ली या बड़े शहरों में बॉम्बे काम करने जाते हैं, वो ना जाके अपने इस बदायूं को और थ्राइव करने के लिए और मजबूत करने के लिए अगर कर सके तो मेरा प्रयास यही रहेगा इन 5 साल। तो ये थे आदित्य यादव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि परिवारवाद से इतर मेहनत करना चाहते हैं और बदायूं के क्षेत्र को ही आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ऐसे और वीडियोस देखते रहने के लिए द प्रिंट को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और ट्विटर पेजेस को फॉलो करें।